चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी आ जाओ। अभी तक आए हैं सार्थक, तोमर, महक, सृष्टि, स्वयं। गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी? चलिए बेटा, देखिए जो नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाएं। क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में आपका लास्ट क्लास में क्या हुआ था बेटा? कोई बताओ मुझे, लास्ट क्लास में क्या करवाया था? गुड मॉर्निंग स्वयं, गुड मॉर्निंग। माइक म्यूट है, ओके। एक मिनट, माइक म्यूट है, आपको सुनाई नहीं आ रहा? माइक तो रेडी है बेटा। हाँ स्वयं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा महक, आपको सुनाई दे रहा है बेटा? दृष्टि आपको? अच्छा, दृष्टि को सुनाई दे रहा है? अच्छा अच्छा, इन सब का हो। हो गया। बेटा बस अभी दिया जा रहा है आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन। हो गया है, चलिए ठीक है। ओके, तो अब मुझे ये बता दीजिए बेटा, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसकी सारी यस सर। प्रॉपर्टीज हो गई थी। कुछ मैंने आज एग्जाम्पल एक्सरसाइज कराए करेंगे थे और सर। उसके बाद। हाँ स्वयं, क्या कहा आपने? आज आप होमवर्क में आपने एक्सरसाइज करने को दी थी। हाँ एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, तो किस किस स्टूडेंट ने की है एक्सरसाइज? महक ने तो कर ली, उसने मेरे को प्रूफ भी भेज दिया है। सर देखिए मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बस 24 वाला क्वेश्चन बचा है, इसे आप कर देना। तो महक थोड़ा सा ने बचा, बिल्कुल थोड़ा सा सारी हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सृष्टि की भी हो गई है। सार्थक आपकी? सार्थक आपकी नहीं हुई? आर्यन और अजय कहाँ हैं आज? सर मेरी थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बाकी हो गए। अच्छा, स्वयं का कौन सा क्वेश्चन बचा है? तो मैंने 15 तक कर लिए, उसके बाद के बचे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 15 तक हो गए हैं, उसके बाद के बचे हैं। चलिए कोई नहीं, उन्हें भी करके देखना। अगर ना हो तो ही पूछना, ठीक है? प्रॉब्लम्स बताऊंगा सिर्फ। तो आज मैं जो करने वाला हूँ, महक की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले महक ने 24 प्रॉब्लम बताई थी ना महक? सर हो गया वो मेरा। वो भी हो गया, वेरी गुड। यस। चलिए, तो और किसी की कोई प्रॉब्लम है? स्वयं आप पहले करें, उसके बाद में जो प्रॉब्लम आए तब पूछें। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके सर। हाँ श्रेष्ठी, आपकी कोई प्रॉब्लम आई किसी भी? नो सर, हो गए सारे। सब हो गए, वेरी गुड। आप तो ब्रिलियंट हो गए भाई, सारे के सारे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट यूनिट में क्या है? प्रोपोर्शंस, है ना? नेक्स्ट यूनिट में क्या है? प्रोपोर्शंस। तो इसकी हम सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए आप। देखिए, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न, क्या क्या वो सीख जाएगा। देखिए बेटा, हाँ सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर बेटा? चलिए, देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे सीखेंगे वो कौन क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज प्रोपोर्शन, सबसे पहली चीज प्रोपोर्शन क्या है वो हम सीख जाएंगे। सेकेंड चीज जो है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन एंड हाउ टू यूज देम, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो और उससे कैसे यूज करेंगे, ये सब चीजें हम सीख जाएंगे। ठीक है? इसमें हम देखेंगे इसका सबसे पहले ओवरव्यू बेटा। ओवरव्यू में देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस। एक पार्ट में हमारा दिया हुआ है प्रोपोर्शंस, ठीक है? तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शन जो है हमारा वो क्या क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। यानी हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट रूल, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम कभी भी
जब हमारी कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल होती है और उसमें हमें दिख रहा है कि यार क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका रूल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे पता है आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, और वैसे भी हम सबसे पहले इक्वेशंस वाला चैप्टर निपटा चुके हैं और उसने हमें सब कुछ सिखा दिया है अब तक, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसे आगे पढ़ेंगे बेटा। इसमें आगे क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसमें देखो बेटा, इधर क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ये तो खैर वही है। आगे इसमें क्या है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, एडेंडो रूल्स, ये सारे रूल्स क्या है वो हम सब पढ़ेंगे आज, ठीक है। आपने नाम सुने हैं इनके कभी, नो अल्टरटेंडो, सर। अल्टरटेंडो और कंपोनेंडो, ये सारे रूल्स नहीं पढ़े अभी तक? नहीं सर। नहीं, ये सब कुछ नया है आपके लिए। ओके, आज तो बहुत मजा आने वाला है अगर आपने नहीं पढ़े तो। ऐसा लगेगा मुझे कि आपको कुछ नया बता रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले क्या है, प्रोपोर्शंस हम पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शंस में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें एक बार। इफ द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज इन द गिवन रेशियो, यानी जब हमारी किसी भी आदमी की या फिर किसी बॉय की मान लो इनकम इंक्रीज हो रही है किसी रेशियो में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, क्या, जब हमारा कुछ भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है किसी रेशियो में, तो हम नई क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया था ना, रेशियो में हमने पढ़ा था कि न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू जो होगा वो पुरानी वाली क्वांटिटी डिवाइडेड मल्टीप्लाई जो भी होगा वो, जैसे रेशियो है, रेशियो में हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होता है, तो सेकंड टर्म की हम मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर देंगे, तो हमारी नई क्वांटिटी आ जाएगी, है ना, याद है ना आपको? किस किस को यस याद है सर। वो वाली प्रॉपर्टी? हाँ, तो अब देखिए आगे इसमें क्या है बेटा। हाँ आगे देखें, increase in the given ratio and if the increase in his income is given, यानी जो भी increase है वो given, then to find out his new income proportion problem is used, यानी proportion problem हम use करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो हम रेशियो से लेके आए थे वो proportion का ही यूज किया गया था वहां पे। आगे देखिए, अगेन इफ द एजेस ऑफ टू मैन आर इन द गिवन रेशियो, एजेस हमें रेशियो में गिवन है, एंड इफ द एज ऑफ वन मैन इज गिवन वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द अनदर मैन बाय प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का इतना बड़ा यूज है कि अगर हमें एक की एज पता चल जाए, रेशियो गिवन है और एक की एज भी गिवन है और दूसरे की हमें एज फाइंड आउट करनी है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग प्रोपोर्शन। तो ये हमारा इसका काम होगा। चलिए वो सारी हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज देखेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, एन equality of two ratio, an equality of two ratios is called a proportion for quantity a b c d are said to be in proportion if a ratio b is equal to c ratio d। देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज थी, ये चार क्वांटिटीज हैं, इन चारों क्वांटिटीज को हम प्रोपोर्शन में तब कहेंगे जब शुरू वाली दो क्वांटिटीज का रेशियो जो होगा वो बाद वाली दो क्वांटिटीज के रेशियो के इक्वल हो, ठीक है, तब ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। समझ आया आपको? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए रेशियो बी, यहाँ पे देखें ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, देखिए इसका जो ये साइन है ना, फोर डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है, और सी रेशियो डी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब देखिए किसको कहा है हमने, यानी इस वाली क्वांटिटी को जो हमारी ए रेशियो बी इक्वल टू, और इक्वल टू को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया बेटा, प्रोपोर्शन से। तो जब भी हम प्रोपोर्शन लेके आएंगे उसको हम इक्वल से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ देखिए इक्वल से। समझ आया? आगे देखिए, इफ ए रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए देखिए ये जो रेशियो था हमने इसको a अपॉन बी करके लिखा, और जो प्रोपोर्शन था उसको हमने इक्वल करके लिखा, कहाँ पे, यहाँ पे, और c अपॉन डी करके हमने लिख लिया, यानी रेशियो को हम c अपॉन डी करके लिख लेते हैं। आगे देखिए, इफ
देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको पता होगा बेटा, देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी गिवन है जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यहाँ तक तो आ गया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, इसकी इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई मिली है हमें, कि ये जो मेथड था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, वो कहाँ से मिला, प्रोपोर्शन से मिला, और हर जगह मैथमेटिक्स में यूज होता है। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि हमने जरूर कहीं ना कहीं किसी राइट हैंड के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमने लेफ्ट हैंड के न्यूमरेटर में कर दी। तो ये कहाँ से मेथड आया था, प्रोपोर्शन से आया। ठीक है, प्रोपोर्शन ने ही हमें बताया इसकी जो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आगे देखिए b की मल्टीप्लाई हमने c में कर दी, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा फाइनली रिजल्ट ये आया। ओके बेटा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो मिलेंगी हमें, वो कहाँ मिलेंगी, प्रोपोर्शन में मिलेंगी, जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, द क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड टर्म्स, यानी ये जो हमारी क्वांटिटीज है ना ए बी सी और डी, जो हमने प्रोपोर्शन में यूज की है, वो क्या कही जाती है बेटा, टर्म्स कही जाती है। ठीक है, जैसे हमने रेशियो में कहा था फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यानी ऊपर वाली को कह दिया, यानी जो पहला वाला रेशियो आ रहा है, मतलब पहली वाली जो क्वांटिटी आ रही है रेशियो में, उसको हमने फर्स्ट टर्म कह दिया था, दूसरी वाली जो क्वांटिटी आ रही है रेशियो में, उसको हमने सेकेंड टर्म कह दिया था। वैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शन में जो हमारी ये चारों क्वांटिटीज है, इनको हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, तो नाम आपको याद रहना चाहिए, टर्म्स कहेंगे। आगे क्या है, ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड इट्स फर्स्ट टर्म, आगे जो है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। देखिए यहाँ पे हमने फोर क्वांटिटीज ली, बताओ भाई, फोर क्वांटिटीज जो है हमारी ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, तो अगर हम इनमें प्रोपोर्शन दिखाना चाहें, तो प्रोपोर्शन मीन्स पहली वाली दो का रेशियो, प्रोपोर्शन सी और डी का रेशियो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है बेटा, सी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, हाँ यहाँ पे इस वाली को मैं फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, ये मेरी सेकेंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, और ये मेरी फोर्थ टर्म है। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो नंबरिंग कर रहा हूँ ना, वो लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की जाएगी। ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, आगे देखें, देखिए इसमें जो हम एक्सट्रीम्स दिखा रहे हैं, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम्स यानी जो एक्सटर्नल साइड है, बाहर की तरफ, ये वाले, तो ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं। कौन से, ए और डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ओके बेटा, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ओके, यहाँ पे ये भी हमारा एक्सट्रीम्स है, समझ आया। और जो बीच वाले हैं, ये वाले बी एंड सी आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स। ओके, तो आपको ये सारी जानकारी, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो इनको हम मिडिल टर्म्स कहते हैं। सेकंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन्स या फिर मिडिल टर्म्स, यानी एक दूसरा नाम दिया मिडिल टर्म्स की जगह, हम इनको मीन्स भी कह सकते हैं। समझ आया। एक्सट्रीम्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको सब पता चल गया ना प्रोपोर्शन के बारे में, यानी जो टर्म्स हैं हम उन्हें कैसे कैसे नाम रखेंगे उनके। तो आगे देखिए बेटा, ये सारी चीजें हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें यही कहेगा कि किसी प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स हमारे ये गिवन है, तो मिडिल टर्म, अगर एक मिडिल टर्म ये दे दी तो दूसरी मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, यानी फर्स्ट वाली मिडिल टर्म दे दी तो सेकेंड वाली फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करवाने लग जाएगा। आप देख सकते हैं, आएंगे हमारे सारे एग्जाम्पल्स, पहले हम प्रॉपर्टी निकालें, उसके बाद में एग्जाम्पल चलेंगे। एक्सरसाइज में तुम्हें घर से करने के लिए दूंगा बेटा, जो बच्चा एक्सरसाइज पूरी की पूरी घर पे करके देखेगा, अगर उसे प्रॉब्लम आती है तो वो नेक्स्ट डे मुझसे पूछे। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस आगे लेके चलना है और बहुत ज्यादा सिलेबस बचा हुआ। इक्वेशंस हमारा 1 महीना पूरा पे गए,
इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स। तो एक ही चैप्टर हमारा 1 महीने में कंप्लीट हुआ है बेटा, दूसरा अब चला है। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये हमारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। तो कंप्लीट करना है तो एक एक क्वेश्चन मैं तो नहीं कराऊंगा, आपको सारे करने हैं। जो आप पूछेंगे, प्रॉब्लम पूछेंगे, सिर्फ मैं वो कराऊंगा। ओके, सभी एग्री है ना इस बात के लिए कि हाँ सर हम करेंगे, घर पे मेहनत करेंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सही है। आगे देखिए इसमें क्या है बेटा, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, यहाँ पे देखें, देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझ आया? तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होगा हमारा, डी वाला, यानी फोर्थ टर्म को हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। आगे देखें, इफ ए बी और सी, देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी आर इन प्रोपोर्शन, देन हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, किस तरीके से, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे बताओ, डी की मल्टीप्लाई हम ए में कर देंगे तो ए डी हो जाएगा, इक्वल टू बी की मल्टीप्लाई सी में कर देंगे तो बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आया वो आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है क्या, देख सकते हैं ना आप भाई। यहाँ मैंने बताया आपको, देखिए बेटा, यहाँ मैंने कहा था आपको कि ए और डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, देख सकते हैं आप, ए और डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और बाद में कह दें कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में ये जो आया हमारा वो क्या आया बेटा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो आप बताओ क्या ये एक्सट्रीम्स थे हमारे दोनों के दोनों, प्रोडक्ट हो गए तो क्या कह देंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आया हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है पता है, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जिसको हमने मिडिल टर्म कहा था, जिनको हमने मिडिल टर्म्स कहा था। समझ आया आपको? तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दे दिया है और कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड आउट करो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट होके आएगी वो इसके इक्वल ही आएगी। समझ आया? आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रूल था। आगे देखिए, थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट्स आर सेड टू बी इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। देखिए बेटा, अभी हमने कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन देखा था, अभी जब ओवरव्यू देख रहे थे तो उसमें देखा था हमने ओवरव्यू ऑफ प्रोपोर्शन में कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई, थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट, यानी सेम यूनिट की है। आगे देखिए, आर सेड टू बी इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ, यहाँ देख सकते हैं आप, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी हो जाता है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा। इसमें आप ध्यान दें, जो हमारी मिडिल टर्म है, यहाँ पे देखें तीनों क्वांटिटीज में जो मिडिल टर्म है वो क्या है, ये दोनों की दोनों सेम है, यानी मिडिल टर्म्स आर इक्वल इन दिस केस। यानी जब हमारा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा तो जो मिडिल टर्म होगी ना तीन टर्म्स में, वो हमारी क्या होगी, ये वाली मिडिल, ये वाला मिडिल नंबर होगा। सही आया? समझ आया बेटा? यहाँ पे देखिए बी और बी दोनों सेम है, तो जो मिडिल टर्म्स होती हैं वो हमारी सेम होंगी। ओके, और जो एक्सट्रीम्स हैं वो हमारे क्या होंगे, देखिए एक्सट्रीम्स ए और सी है। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे देख रहे हैं ना आपको, पहला वाला और लास्ट वाला, ये हमारे एक्सट्रीम्स हो गए। तो देखिए बेटा, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हमें एक प्रॉपर्टी दे देता है, क्या, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हमें एक प्रॉपर्टी दे देता है, यहाँ पे एक रिलेशन दे देता है। आप इसे देखें, अगर हमारे ए बी और सी ये तीन नंबर ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस proportion
देन क्या होगा बेटा कि A रेशियो B जो होगा प्रोपोर्शन B रेशियो C होगा, ये है कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये मेरे एक्सट्रीम्स थे, क्या ये वाले एक्सट्रीम्स थे? हाँ बिल्कुल सही। क्या ये वाले इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मीन्स, ये मीन्स है ना बेटा? तो जब ये मीन्स है बी और बी, तो अब देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर, तो ये क्या आया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो जब भी हमारा ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। क्या, मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होगा वो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ आया आपको? मिडिल टर्म्स का स्क्वायर, मिडिल टर्म्स मींस मिडिल टर्म जो हमारी यहाँ पे सेम है बी और बी, इसका स्क्वायर जो होगा वो ए और सी की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ आ गया आपको? चलिए अब देखिए यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं क्या कि भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। जब स्क्वायर हमारा इधर जाता है तो स्क्वायर रूट चढ़ जाता है ना, यही है बस, आगे कुछ नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखें बेटा, when three or more numbers are so related, three or more numbers are so related that the ratio of the first to the second, फर्स्ट और सेकेंड जो रेशियो है वो फर्स्ट टू द सेकेंड, द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड, थर्ड टू द फोर्थ एटसेट्रा आर ऑल इक्वल, द नंबर आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ पे देखें बेटा, क्या थ्री नंबर्स हमें या तो थ्री नंबर्स गिवन हो या उससे ज्यादा नंबर्स गिवन हो, मोर नंबर्स आर सो रिलेटेड दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड और थर्ड टू द फोर्थ एटसेट्रा, तो आर ऑल इक्वल, द नंबर्स आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब समझे आप सभी क्या कि यहाँ पे जो रेशियो है, जैसे मान लो हमारे कोई 3 नंबर है या 4 नंबर है, मान लो यहाँ पे हमने कितने नंबर्स लिए, एक्स वाई और जेड ले लिया और डब्ल्यू ले लिया और पी भी ले लिया। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन पी, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप देखें बेटा ये सब इक्वल है। तो यहाँ पे आगे पढ़े, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी एंड क्यू आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ऐसी कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। समझ आया आपको? देखिए अभी तक हमें पता था कि ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हमने कहा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, है ना? तो हमने कह दिया कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ऐसा है। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता डी, तो इसका मतलब चार, अगर ये चार के चार नंबर हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है, देखिए ए रेशियो बी, तो हमने लिखा बी रेशियो बी प्रोपोर्शन बी और रेशियो सी, इसका ये आया। उसके बाद में फिर से प्रोपोर्शन लगाएंगे हम, फिर सी रेशियो डी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ये भी आ जाएगा सी अपॉन डी। समझ आया आपको? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ। देखिए ए और बी का रेशियो फाइंड आउट किया, फिर प्रोपोर्शन लगाया, फिर बी और सी का रेशियो फाइंड आउट किया, फिर प्रोपोर्शन लगाया, फिर हमने किसका, सी और डी का रेशियो फाइंड आउट किया, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन ये वाली आ रही है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी होगा इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। किसकी वजह से, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की वजह से। सब समझ पा रहे हैं ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा? अब देखिए अगर मैं 5 नंबर्स ले लूं, ए बी सी डी और ई भी ले लूं, तो आप बताओ क्या कहोगे? मैं ये भी कह रहा हूं आपको साथ में कि दीज आर ऑल इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप क्या बताओगे मुझे आंसर? भाई लेट
A, B, C, D, E are in continued proportion. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ बेटा, हाँ क्या कंडीशन होगी इसके लिए, कोई बताएगा मुझे? नहीं समझ आ रहा क्या? सारे के सारे शांत हो गए, सब सुन रहे हैं ना मुझे ठीक से? महक, सृष्टि, स्वयं, सार्थक, अजय, सब बताओ मुझे क्या समझ नहीं आया आपको? सर इसका होगा a by b is equal to b by c is equal to c वेरी by गुड, d is equal to d by e. वेरी गुड, C by D इज इक्वल टू D by E, बस यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की वजह से हुआ था, समझ आया आपको? तो इसका मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले दो ले सकते हैं, A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, या फिर हम इन दोनों को ले सकते हैं, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा, यहाँ से हम इन दोनों को ले सकते हैं, तो यहाँ पे कई सारे रिलेशन हमें मिल जाएंगे और हम आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा यूज है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, नोट पढ़ें इसका। इन ए रेशियो बी बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, यानी सेम काइंड की होनी चाहिए, वो हमने रेशियो में भी पढ़ा था। while in a proportion a ratio b is equal to c ratio d, all the four quantities need not be of the same type. ठीक है, the first two quantities should be of the same kind and last two quantities should be of the same kind. इसका मतलब ये है कि प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ नहीं है क्या कि हमारी जो क्वांटिटीज है वो सेम काइंड की हो, बस क्योंकि हमारा क्या है बेटा, रेशियो में सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो आप देखें पहली वाली क्वांटिटीज ये वाली ए और बी, तो ए और बी हमारे सेम टाइप की होनी चाहिए, भले ही सी और डी हमारी किसी भी टाइप की हो। अब देखिए सी और डी भी हमारी सेम टाइप की होनी चाहिए, लेकिन वो ए और बी से डिफरेंट हो सकती है। प्रोपोर्शन ये नहीं कहता कि सी और डी भी हमारी सेम ही काइंड की होनी चाहिए जैसे कि ए और बी थी। ठीक है बेटा, अगर मेरा ए टाइम है और टाइम मैंने ए को मैंने सेकंड में लिखा है और बी को मैंने हावर में, तो मैं इसे कन्वर्ट करके कर लूंगा सेकंड में ही या फिर हावर में ही, दोनों को सेम बना लूंगा, आराम से रेशियो आ जाएगा। फिर मैं सी और डी की बात कर रहा हूँ, सी और डी हमारे नंबर ऑफ पेन्स है, नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ बुक्स, तो ये नंबर ही तो है किसी चीज का, तो यहाँ पे ये भी मेरा डिफरेंट हो सकता है और ये इक्वल भी हो सकता है इनका रेशियो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो हमने ए और बी का रेशियो फाइंड आउट किया वो हमारा टाइम का था, बिल्कुल ठीक। आगे जो हमने सी और डी का रेशियो फाइंड आउट किया वो किसी चीज का नंबर का था। ठीक है, तो ये भी ठीक, बस ये यही कहता है कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करें उस टाइम पे हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए। प्रोपोर्शन ये नहीं कहता कि अगर हमारा ए और बी पेन है, नंबर ऑफ पेन है, तो सी और डी नंबर ऑफ पेन ही होना चाहिए, वो कभी टाइम नहीं हो सकता, तो टाइम का रेशियो नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कहता कुछ भी। समझ आ गया ना आपको? चलिए अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, देखिए भाई, सबसे पहला एग्जांपल इलस्ट्रेशन फर्स्ट, इसमें क्या है बेटा, हाँ रेशियो दिया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं रेशियो ये भी रुपीज में है, पहला वाला टर्म भी और दूसरा वाला टर्म भी रुपीज में है, तो इसका मतलब हम आसानी से इसका रेशियो बता सकते हैं। और रेशियो जो दिया है इसका, रेशियो 8:8 इज इक्वल टू 12 टॉफी रेशियो 16 टॉफी। तो देखिए आप इसका मतलब समझिए, यहाँ पे हमने जो पहली वाली टर्म्स देखी ये क्या है, रुपीज है, सेम काइंड की है और इनका रेशियो हम आसानी से ले सकते हैं। आप देखें दूसरी वाली जो है हमारी वो टॉफी है, नंबर ऑफ टॉफी, तो इसका मतलब क्या है, आप इसका भी रेशियो ले सकते हैं क्योंकि टॉफी में नंबर ऑफ टॉफी में नंबर ऑफ टॉफी का हमने रेशियो ले लिया, सही है, यानी इसका डिवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये इसके इक्वल आया। तो हो सकता है प्रोपोर्शन हमें ऐसा अलाउ करता है, क्यों नहीं, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए प्रोपोर्शन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बस यहाँ पे रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है,
समझ आ गया ना आपको? किस किस को समझ नहीं आया? महक, सृष्टि, स्वयं, अजय, सार्थक। सर आ गया। अच्छा, सृष्टि को भी आ गया, स्वयं को भी आ गया, सार्थक, अजय आजकल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो गूंगों की तरह बैठे हुए हैं और बैरों की तरह, वो सुन ही नहीं रहे, है ना? चलिए कोई बात नहीं बेटा, जवाब दो या ना दो, लेकिन फील तो होता है। अब दिया अजय ने जवाब। अच्छा, तो अजय मेरे को फील नहीं होने देगा। सार्थक तो अभी भी नहीं दे रहा है, सार्थक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस सर। हाँ, सार्थक अब दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। आगे इसमें आप देखें, हियर फर्स्ट टू आर ऑफ सेम काइंड एंड लास्ट टू आर ऑफ सेम काइंड, तो हम आसानी से प्रोपोर्शन ले सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ कह रहा है द नंबर 2.4, 3.2, 1.5 और 2 are in proportion because these numbers satisfy the property of product of extremes is equal to product of means। तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, प्रोपोर्शन में। क्यों? क्योंकि ये हमारे नंबर कैसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा, कि एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट होगा वो मीन्स, जो हमारे मीन्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो जितनी भी अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अगर उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम बता देंगे कि ये नंबर्स जो है हमारे प्रोपोर्शन में हैं। ओके, कौन से प्रोपोर्शन में है ये? अगर नाम पूछा कि किस प्रोपोर्शन में है तो क्या बताओगे आप पहले वाले एग्जांपल के लिए? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस सर, ये जो है हमारे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है बेटा। चेक करें आप, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी? अच्छा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमें ये कहता है कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं ना बेटा, मतलब 3 टर्म्स होती हैं, तो आपको पता होगा 2.4 का रेशियो किसके साथ, 2.4 रेशियो 3.2 इज इक्वल टू होना चाहिए था 3.2 रेशियो 1.5। तो अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2.4 का रेशियो 3.2 के रेशियो मतलब 3.2 के साथ जो होगा वो इक्वल होगा 3.2 रेशियो 1.5 के। तो हम चेक करें क्या ये हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं, बताओ महक, सृष्टि, स्वयं, अजय, बताओ मुझे। अजय, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है? सर नहीं है। नहीं है, वेरी गुड स्वयं, नहीं है। अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, एक बार आप देखें जरूर। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, इसमें जो नंबर्स है वो 2.4, 3.2, 1.5 एंड 2। टू 3.2, 1.5 एंड 2, ये है हमारे 4 नंबर। ठीक है बेटा, अगर हम चेक करें कि ये हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो देखिए अगर मैं इसको ए मानूं, इसको मैं बी मानूं, इसको मैं सी मानूं, इसको मैं डी मानूं, तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की ये प्रॉपर्टी है क्या, कि ए का रेशियो बी के साथ इक्वल होना चाहिए बी का रेशियो सी के साथ। ठीक है, तो आप यही प्रॉपर्टी चेक करें। तो पहले इसकी एलएचएस ले लें। एलएचएस क्या होगी, ए अपॉन बी, क्या आएगा हमारा 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 8 से ये कटेगा 4 टाइम्स, 8 4 जा 32, 8 से ये 3 टाइम्स, तो 3/4 आया किसका रेशियो, ए अपॉन बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखेंगे किसके लिए,
बी और सी के लिए आरएचएस साइड इसके इक्वल है क्या? अगर आरएचएस साइड इक्वल हो गई तो हम कह देंगे कि 2 फॉर 3 और 2 और 1 और 5 1.5 जो है ये सारे के सारे कंटिन्यूअस रेशियो में है। ठीक है, तो आगे देखें बेटा, बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3.2 अपॉन ये क्या है आर एच एस। ओके, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1.5, तो ये है 1.5। आगे देखें इसे काट के, इससे ये कटा, पॉइंट से पॉइंट ऐसे कट जाता है ना जब पॉइंट के बाद में सेम डिजिट सेम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। तो पॉइंट से एक्चुअली क्या होता है बेटा, पॉइंट से जब हम पॉइंट को हटाते हैं ना, आपको पता होगा ना, जैसे 3.2 है, इस पॉइंट को मैंने हटाया यहाँ से तो 10 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। वैसे ही नीचे जब हमारा 1.5 था तो मैं इससे हटाऊंगा तो यहाँ पे भी 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो 10 से ये 10 कट जाता है, एक्चुअली ये है। तो ये हमारा 10 कट जाता है, ना कि पॉइंट कटता है। पॉइंट हम ऐसे नहीं काट सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि वो गायब कैसे होता है। तो इस तरह से गायब होता है कि ये 32/15 ही आ जाएगा। एक्चुअली 10 की मल्टीप्लाई की जाती है, 1 के आगे उतनी ही जीरो होती है। जैसे मान लो 3.251 है, तो अगर मेरे को पॉइंट काटना है तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। तो इसका मतलब 3251 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। सही है। अगर नीचे होता हमारा ये वाला नंबर ऐसे होता 1/3.251, तो इसका मतलब पॉइंट हटाया तो ऊपर हमारा 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद 3 जीरो आ जानी चाहिए, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3251। ये सब तो आपको पता होगा, है ना? चलिए अब हम अपने वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा। देखिए वापस हमारा जो पॉइंट था वो ये था, क्या? 32 डिवाइडेड बाय 15 जो है, अब देखिए किससे कट रहा है, ये कट रहे हैं क्या ये आपस में? 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये तो आई थिंक कट ही नहीं रहे, तो ये 32/15 ही रहेगा। तो बताओ क्या ये दोनों रेशियो हमारे सेम है? नहीं है ना, तो ये कंटिन्यू रेशियो कैसे हो जाएगा? तो वो गलत बात थी कि ये कंटिन्यू रेशियो में है। ओके, चलिए बेटा, और उस गलती से हमने कुछ सीख लिया है ना? चलिए आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10/3 रेशियो x प्रोपोर्शन 5/2 रेशियो 5/4। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ना आप? कोई है इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर, स्वयं कर लेंगे। अजय, सार्थक, महक, सृष्टि, सब हो कर लेंगे। जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं है, आप घर से अपने आप से करके ले आओगे, मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें यहाँ पे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3 3/7 एंड 4, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि हमें 3 वैल्यू तो दे रखी है, फोर्थ फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी और सी दे रखे हैं, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई? प्रोपोर्शनल कह रहा है ना वो, तो प्रोपोर्शनल की क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, प्रोपोर्शनल कह रहा है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट अस सपोज वो x के इक्वल है, तो इसका मतलब समझो आप, किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे करना है? किस किस को ये समझ आ गया कि कैसे करना है? हाँ जी, बताओ। चलिए भाई मैं बता देता हूँ। ये वाला बता दो आप। ओके बेटा, आप एक्सप्लेन कर दो एक बार।
हाँ देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3, 3/7 एंड 4। ठीक है, 2/3, 3/7 एंड 4। तो हमें 3 नंबर तो दे रखे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है वो आप देख लेना, थर्ड है ना, हाँ थर्ड है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है बेटा। इसमें कह रहा है हमें कि 2/3, 3/7 एंड 4, 2/3, 3/7 एंड 4, ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज वो फोर्थ नंबर जो है हमारा वो क्या है, डी है। लेट अस सपोज भाई ये मेरा ए हो गया जो कि वैल्यू गिवन है, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी मान लो। ठीक है, दिस इज से, ये हमने कह दिया। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ प्रोपोर्शन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जब मेरा ये फोर्थ प्रोपोर्शन ही तो होता है लास्ट वाला, एक्सट्रीम्स जो फोर्थ मेरा एक्सट्रीम होता मतलब जो एक्सट्रीम्स होते हैं, तो आपको पता होगा लास्ट वाला हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, या फोर्थ टर्म भी कहते हैं हम उसे, है ना। तो इसका मतलब ए रेशियो बी शुड बी इज इक्वल टू, या यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, क्या, सी रेशियो डी, तभी तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। समझ आया आपको? तो इसका मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, इसकी इधर इसकी इधर, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके बेटा, तो अब बताओ एक्सट्रीम्स क्या है इसमें, एक्सट्रीम्स क्या है इसमें, ये वाले, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दीज आर एक्सट्रीम्स। और ये क्या है, मीन्स। ओके, तो इसका मतलब समझो अब, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी डी और किसका 2/3 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब बी और सी मीन्स 3/7 मल्टीप्लाई 4, 3/7 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा बेटा, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देखें डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 3 के ऊपर और 2 की नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा 3/7 फोर्थ आई। तो इसका मतलब 3 की ऊपर मल्टीप्लाई हुई और 2 की नीचे हुई, ये वाले सही है। 2 नीचे आ गया, 3 हमारा ऊपर आ गया। समझ आया आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, डी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो ये कितना आया, 3 2 जा 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 7। क्या है, यही वाली वैल्यू आ रही थी हमारे एक्सट्रीम की, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन जो था हमारा 18 डिवाइडेड बाय 7 था क्या। देखिए बेटा 18 डिवाइडेड बाय 7 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। समझ आया आपको स्वयं? आ गया सर, आ गया। वेरी गुड। अब इसमें कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है, करके देखना। आगे देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द दिस। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है आपको पता ही चल गया होगा कि भाई अगर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करवा रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 3 प्रोपोर्शन मतलब 3 वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शन होगा ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि 3 वैल्यूज के बीच में हमारा कंटिन्यूड हो सकता है। फोर्थ है तो यार यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए भाई, तो अब मुझे ये बताओ क्या कि यहाँ पे अगर हमारा एक नंबर क्या दे रखा है 2.4 किलोग्राम और दूसरा क्या दे रखा है 9.6 किलोग्राम। तो इसका मतलब
जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो हमारा किलोग्राम में ही होगा। ऐसा क्यों मैंने कहा भाई कि किलोग्राम में क्यों होगा? देखिए 2.4 किलोग्राम दिया हुआ है पहला वाला, दूसरा क्या दिया हुआ है आप देखें, दूसरा दिया हुआ है 9.6 किलोग्राम, तो ये 9.6 किलोग्राम हो गया। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला हमें फाइंड आउट करना, तो ये लेट अस सपोज x है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ये किलोग्राम में क्यों होगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ ये किलोग्राम में क्यों होगा। देखिए जब हमारे पास a, b और c होता है, यानी 3 नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा बेटा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन सी, यही तो होता है। तो अब मुझे ये बताओ भाई, a हमारा किलोग्राम में है तो b भी हमारा किलोग्राम में होगा, वैसे भी दिया है, सही है। अब बताओ जब ये वाला b हमारा किलोग्राम में है तो इसका मतलब c भी हमारा किलोग्राम में होगा, यही तो हुआ। तो अगर हमारा c किलोग्राम में है तो इसको x को मैं किलोग्राम में ही तो लिखूंगा। जी हाँ, तो x किलोग्राम लिख लिया। अब ये मत कहना कि सर आपको कैसे पता चला कि x को हम किलोग्राम में लेंगे, एक्चुअली मैंने आपको उसी का आंसर दिया। ओके, तो a अपॉन बी, a अपॉन बी क्या होगा बेटा, a अपॉन बी, अरे यार ये क्या हुआ, उम्मीद है कि कुछ बचा हो अब तक। नहीं बचा, सब खत्म हो गया, अब तक का सारा डेटा खत्म हो गया। ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है ये, चलिए कोई बात नहीं भाई। सर फाइल ज्यादा हैवी हो गई होगी, हाँ जो आपकी वो फाइल है वो ज्यादा हैवी हो गई होगी। ऐसा ही लग रहा है। चलिए मैं इसका अभी देखता हूँ ये गया कहाँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए बेटा मुझे आपका। हाँ जी, चलो चलते हैं हम वापस से अपने वही क्वेश्चन पे बेटा। देखिए क्वेश्चन जो है आपको पीछे वाला तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो आगे हम करने वाले हैं वो सब मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने एक क्वांटिटी 2.4 किलोग्राम थी, दूसरी 9.6 किलोग्राम थी, और तीसरी हमने मान ली थर्ड वाली क्या, x किलोग्राम। अब क्यों x किलोग्राम मानी वो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलिए हाँ, ये जो एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। सही है, तो इसमें आप देखें बेटा 2.4 9.6 2.4 किलोग्राम एंड 9.6 किलोग्राम, ये हमें गिवन है।
थर्ड प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज वो x किलोग्राम है, किलोग्राम में क्यों लिया वो आपको बता दिया है। तो अब बताओ, यहाँ पे हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब हमें पता है कि ये 2.4 डिवाइडेड बाय 9.6 के इक्वल होगा, और इज इक्वल टू जो यह 9.6 होगा वो x का रेशियो होगा, मतलब 9.6 और x का रेशियो जो होगा वो ये होगा। ठीक है बेटा, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.4 रेशियो 9.6 इज इक्वल टू 9.6 रेशियो x। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता जब हम ये लगा रहे हैं, तो ये इसका मतलब प्रोपोर्शन होगा ये वाला फोर डॉट्स। ठीक है बेटा, तो इसको हमने ये वाली कंडीशन में लिखा, इस वाली टर्म्स में लिखा। तो अब बताओ x की इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो ये 2.4 x इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई 9.6। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x इज इक्वल टू आ जाता है 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4। ओके, 2.4 से 9.6 कितने टाइम्स आएगा भाई, क्या ये 4 टाइम्स चला जाएगा। x की मल्टीप्लाई करें 4 में, सॉरी x इज इक्वल टू जो आएगा हमारा 4 की मल्टीप्लाई करें 9.6 में, तो 4 6 जा होता है हमारा 24 40 24, कैरी 2 आया 36 और 2 38। ठीक है, तो ये आया हमारा 384, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 38.4। दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ओके बेटा, सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। थर्ड प्रोपोर्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा, x की वैल्यू हमने किलोग्राम में ली थी ना, तो x इज इक्वल टू 38.4 किलोग्राम आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर होता है। आगे चलिए बेटा, आगे क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। तो देखिए बेटा, जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है हमारा, देखिए मीन प्रोपोर्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से ही आ जाता है, यानी सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे उससे ही आ जाएगा। एक्चुअली क्या है मीन प्रोपोर्शन का मतलब, देखिए बेटा इसमें हमें दो क्वांटिटीज गिवन है बस, तो जब हमें दो क्वांटिटीज गिवन हो तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, देखिए बेटा क्या क्या गिवन है इसमें एक बार देखें। हाँ, आगे देखें बेटा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। तो इसे आप समझ पा रहे हैं कैसे है मीन प्रोपोर्शन, चेक करें एक बार सभी। अंशिका, या अंशिका कोई नई स्टूडेंट है क्या। यस सर। ओके बेटा, ओके अंशिका। चलिए, महक सृष्टि सार्थक अजय, मुझे ये बताओ मीन प्रोपोर्शन आपको समझ आया क्या, नहीं समझ आया। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है ये मीन प्रोपोर्शन। भाई देखिए, यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, लेट अस सपोज ए एंड सी आर गिवन हियर। तो अगर मैं मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करूं, लेट अस सपोज मेरा मीन प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन मेरा जो है वो क्या है बेटा, इसका मतलब मेरा मैंने बी मान लिया, तो इसका मतलब देखिए मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, मिडिल में होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये मिडिल में होना चाहिए इन दोनों के, तो इसका मतलब ए बी और सी, इस तरह से मैं इन टर्म्स को रख सकता हूँ कि ये मेरी मीन वाली टर्म है। तो अब मुझे ये बताओ, ये मिडिल वाली टर्म हो गई, तो यहाँ पे मैं एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है आपको पता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये वाली होती है ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी।
तो अब बताओ यहाँ से क्या आ गया, AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट AC। बस इसका मतलब जो हमने अभी मीन प्रोपोर्शन माना था B, ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। समझ आया? तो अब बताओ, क्या हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, A और C दिया हुआ है। अगर हमें B फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे भाई। तो देखिए B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेट अस, ये हमने B इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन माना था अंडर रूट A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1.25, तो 1.25 मल्टीप्लाई B की क्या है, B की आप चेक करें 1.8, सॉरी C की वैल्यू जो हमने C माना था ना, तो 1.8 है यहाँ पे, तो ये हो गया 1.8। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें बेटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है इन दोनों की, जैसे ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू हमारे सामने होगी, B की वैल्यू। ओके, तो इसे आप आगे करना अपने आप से। वैसे यहाँ पे अगर ये मेरा मान लो ये ऐसे होता 4 और ये वाला मेरा नंबर होता कोई 3 या 9 होता, तो इसका मतलब मैं भी बता देता, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 9 का जो होता है वो क्या होता है, 2 और 3, यानी इसका हमारा 2 हो गया और इसका हो गया 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 आ गया। लेकिन अब तो मैं भी आप पे ही छोड़ के जा रहा हूँ, क्या कि इसका अपने आप से घर से निकाल के देखें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें और फिर फाइंड आउट करके देखें कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है बेटा, आपको आता है, आपको आता है पॉइंटों में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सृष्टि को आता है, वेरी गुड। चलिए जिसको नहीं आता वो मैं कल बताऊंगा सभी को, पहले आप घर पे करके देखें उसके बाद में मैं बताऊंगा। ओके, चलिए अब आगे हम चलते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए अब तक जिसका आपको इंतजार था, किसका, अल्टरनेंडो जो रूल है हमारा, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो, और ये क्या है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये रूल्स हमारे क्या हैं वो देखिए बेटा। अगर आपको आज ये समझ आ गए तो आप कहीं पे भी आपको मान लो कोई प्रोपोर्शन मिलता है तो आप आराम से ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ पे देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी होता है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी होता है, तो ये कह रहा है देन एडी इज इक्वल टू बीसी, यानी हमारा जो एडी होगा वो बीसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हमने पहले ही प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, ये वाली लगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऐसा आ गया एडी इज इक्वल टू बीसी। समझ आया, मींस एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट जो होगा वो मींस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। अब आगे आ जाओ, आगे देखिए इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी हो जाता है यहाँ पे, देन बी रेशियो ए इज इक्वल टू बी रेशियो सी भी कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे इनको इन्वर्ट कर दिया है, रेशियोज को इन्वर्ट करना, उसकी वजह से हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कहा, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। समझ आया, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर हमारे पास ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये गिवन है, कोई भी प्रोपोर्शन गिवन है, ये सारी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब मैं a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसी को यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता कि b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी हो जाएगा, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको इन्वर्ट ही तो किया है, यानी जो नीचे था उसको मैं ऊपर ले गया और जो ऊपर था उसको नीचे ले आया।
तो यहाँ पे मैंने जो किया वो है बेटा इन्वर्टेंडो रूल, ओके, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। समझ आया? चलिए अब हम नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है देखिए, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी हो जाए। बिल्कुल सही, वही है सेम हमारा। क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो इसका मतलब क्या है? अल्टरनेंडो का मतलब देखिए बेटा, यहाँ समझें, यहाँ पे हमने क्या किया, क्या ए रेशियो बी और सी रेशियो डी को ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। आगे देखें, AD इज इक्वल टू BC, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करके AD इज इक्वल टू BC ले आए। आगे देखिए, आगे हमने जब देखा क्या AD और इक्वल टू BC है, तो हमने क्या काम किया बेटा, C और D की अपनी तरफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम C और D का दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, C और D क्या है आप चेक करें, C और D जो है हमारे वो क्या है बेटा, ये वाले, यानी थर्ड और फोर्थ टर्म्स हैं ये, प्रोपोर्शन की थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हैं ये। अगर मैं फोर्थ और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या आएगा, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ किया क्या, यहाँ पे मैंने इनको अल्टरनेट कर दिया है। मीन्स इसका मतलब ये है बेटा, देखिए इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो हमने लगाई है, आप देख सकते हैं कि भाई a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जब b की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ और d की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, तो ये मेरा a d इज इक्वल टू जो आता है वो bc आ जाता है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि जब मैंने ऐसा किया कि b को इधर लेके गया, मैं c को यहाँ पे भी तो लेके आ सकता था, c को वापस से यहाँ पे भी तो लेके आ सकता था। तो इसका मतलब a अपॉन सी किया जाएगा, b को मैं ऊपर लेके गया तो b ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मैंने अपॉन डी। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जब भी मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो इस प्रॉपर्टी का नाम जो होगा वो होगा बेटा अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। समझ आया आपको? इसका नाम जरूर याद रखें आप। देखिए कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या प्रोपोर्शन लिया, प्रोपोर्शन में हम एक टर्म को उसके पास ले गए, दूसरी टर्म को उसके पास ले गए। जो हम ये टर्म्स को चेंज कर रहे हैं ना, उसी से हमारी प्रॉपर्टीज आ रही है सारी की सारी। तो अभी हमने इन्वर्स किया था दोनों तरफ, तो इसका मतलब वो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हो गई थी। अब हमने अल्टरनेट किया है, तो इसका मतलब अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हो गई है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, कंपोनेंडो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में, देखें बेटा, यहाँ पे आपको हर कंडीशन में यही मिलने वाला है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इसका मतलब ए बी सी और डी जो है हमारे वो एक प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू जो होगा वो सी रेशियो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखें, देन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज, मतलब यहाँ पे हम इस रेशियो को, यानी जो हमारा पहले वाला रेशियो था, इसी को हम ऐसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी रेशियो b इज इक्वल टू जो होगा वो c प्लस डी रेशियो d हो जाएगा। देखिए आप क्या किया मैंने, देखिए बेटा मैंने क्या किया, देखिए इस वाली प्रॉपर्टी का नाम जो है वो है हमारा कंपोनेंडो, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, या फिर कंपोनेंडो रूल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखें बेटा, जो हमने लिया है, जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रोपोर्शन जो है वो ये वाला है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हमें भली बात नहीं पता है कि हम कभी भी प्रोपोर्शन को इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसी इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने जो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी बताई वो ये बताई कि जो नीचे वाला दिया हुआ है ऊपर मैं ऐड कर सकता हूँ, यानी a प्लस बी
अपॉन बी में लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैंने ऐसे प्रॉपर्टी इधर लगाई है तो इधर भी लगानी पड़ेगी, तो जो नीचे वाला है डी वो मैं सी में ऐड कर सकता हूँ, तो सी प्लस डी अपॉन डी। ये होती है मेरी कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। अब ये आती कैसे है वो देख लो। बच्चों का कहना ये है कि सर ये आती कैसे है, तो आती ही ऐसे है, देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। अब हमें पता है कि इक्वल जब हमारी कोई भी इक्वेशन होती है तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम अगर कोई भी नंबर जोड़ना चाहें आसानी से हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में भी वही नंबर यानी सेम नंबर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो इसका मतलब मेरा 1 यहाँ पे भी ऐड किया जा सकता है, किया जा सकता है ना भाई। इक्वेशन है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अगर 1 ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसका मतलब आगे देखो बेटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 और b का एलसीएम क्या आएगा b। b की इधर मल्टीप्लाई करें b प्लस a इज इक्वल टू, वैसे ही यहाँ d और 1 का रेशियो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो d और 1 का जो रेशियो आएगा वो d ही आएगा, तो d की इधर मल्टीप्लाई 1 की इधर, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा c प्लस डी। समझ आया आपको? तो हमारी वो ही प्रॉपर्टी आ गई कंपोनेंडो वाली, इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो रूल। चलिए आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंपोनेंडो रूल में हम अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए आगे ये वाली प्रॉपर्टी हमारी खत्म हुई, अब हम देखेंगे डिवाइड एंड रूल क्या है। डिवाइड एंड रूल क्या है, तो डिवाइड एंड रूल देखिए बेटा, डिवाइड एंड रूल इसमें क्या है, देखिए भाई a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। हमें पता है कि a b c एंड d आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d होगा। ओके, तो अब मुझे ये बता दो भाई, जब ये ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इधर की साइड पहले मैंने क्या किया था, ऐड किया था 1, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया 1 का। देखिए आप ध्यान रखिए मैंने सब्ट्रैक्शन ही किया दोनों तरफ, ये देखिए मैंने -1 को ऐड किया और यहाँ पे -1, ये रहा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें? चलिए देखिए बेटा, एक काम कीजिए, ये जो a अपॉन बी लिखा था इसे इक्वल से थोड़ा सा दूर लिखिए, a अपॉन बी, ठीक है। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी था। मैंने क्या काम किया, किसी भी इक्वेशन में मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, है ना। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इधर से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ क्या आएगा ये, तो ये आएगा मेरा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। आपको पता है एलसीएम लेने के बाद यही आएगा। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या, जो हम नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा देते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा देते हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होती है डिवाइड एंड डू प्रॉपर्टी या फिर डिवाइड एंड डू रूल। समझ आया आपको? पहले वाले कंपोनेंट रूल में हमने ऐड किया था नीचे वाला ऊपर वाले टर्म्स में, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे वाले को, कहाँ से, ऊपर वाले में से, ठीक है। समझ आ गया ना आपको? ये हमारा डिवाइड एंड रूल हो जाता है। आगे देखिए, इनके प्रूफ भी मैं साथ साथ दे रहा हूँ आपको। सबको समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है पूरी पूरी, या नहीं आ रहा? आ रहा है, अंशिका को आ रहा है, बाकी महक, अजय, सार्थक, सृष्टि को भी आ रहा है, बाकी अच्छा। इससे पहले किसी ने रूल के बारे में नहीं पढ़ा था, मतलब ये सारे के सारे रूल्स नहीं देखे थे। देखिए मैथमेटिक्स में इनका बहुत बड़ा यूज है बेटा, ये जो कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंड रूल है ये बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है।
तो ये यही प्रोपोर्शन से ही मिला है हमें। और आते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया है। देखिए अभी तक हमने सेपरेटली कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पढ़े, अब हम इन्हें एक साथ यूज करेंगे। देखें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यहाँ पे जो अब रूल का नाम है नेक्स्ट वाला वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो इसका मतलब कंपोनेंट भी कर रहे हैं और डिवाइडेंड भी कर रहे हैं। तो यहाँ देखें आप, पहले हम कंपोनेंडो करेंगे और फिर डिवाइडेंडो। तो देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, अब जो रूल का नाम है वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ओके चलिए, तो देखिए बेटा अगर हमारे पास a अपॉन बी, यानी एक यहाँ पे क्या है सी और डी, इसका मतलब a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d ये था, यानी a b c एंड d आर इन प्रोपोर्शन, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, इसीलिए हमने इनको ऐसा लिखा। ओके अब बताओ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंडो प्रॉपर्टी लगा दूं बेटा, तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए एक बार मैं कंपोनेंडो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो आपको पता है अभी कंपोनेंडो प्रॉपर्टी से क्या आएगा, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी से आता है हमारा कि a में b नीचे वाला ऐड हो जाता है, और नीचे जो होता है हमारा इधर की साइड d इसमें ऐड हो जाता है, c प्लस डी अपॉन डी ऐसा आ जाता है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ये हमारी कंपोनेंडो से मिली है। ठीक है बेटा, अब देखिए जब हमने डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी पढ़ी तो उसमें देखा कि भाई जो हमारा इस वाले में जो नीचे होता है वो हमारा नीचे वाला ऊपर वाले में से घट जाता है, यानी ये आया a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ये आया था ना, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो डिवीजन के बाद, तो डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, तो क्या आएगा भाई बताओ जल्दी सारे के सारे, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी अपॉन डी, यही आएगा ना। तो अब मुझे ये बताओ, b से b कट गया, d से d कट गया, तो इसका मतलब जो बचा वो क्या बचा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो बेटा आप देख सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सॉरी c अपॉन डी आ जाता है, c अपॉन डी आ जाता है, तो हम इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो रूल अप्लाई किया है वो रूल अप्लाई किया है कंपोनेंडो भी अप्लाई किया था, कंपोनेंडो भी, और साथ ही साथ डिवाइडेंडो भी, डिवाइडेंडो। ओके, तो क्योंकि मैंने दोनों रूल्स अप्लाई किए तब जाके ये वाली इक्वेशन मेरी आई, इसीलिए इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, या फिर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। समझ आया आप सभी को? समझ आया? सार्थक, अजय, अंशिका, महक, सृष्टि कहाँ गए सबके सब? हाँ सृष्टि को आ गया है, बाकी अंशिका को भी आ गया है, बाकी अजय, सार्थक, महक नहीं समझ आ रही? आने चाहिए बेटा, बहुत काम की चीज है। आगे वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करनी, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई तो। ठीक है चलिए भाई, आगे की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है वो चेक कर लेते हैं एक बार। आगे जो प्रॉपर्टी है बेटा, हमारी आगे जो प्रॉपर्टी है वो है, देखें
इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्या है, the each of these ratio addendo is equal, then each of these ratio addendo ratios जो है उसी को addendo का है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो मेरी तरह, जैसे मैं हो गया अभी, ये addendo क्यों कर दिया। चलिए, then each of these ratios is equal A plus C plus C plus B plus D plus F। देखिए बेटा, यहाँ पे ये E लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ी कर रहा है, हमें समझ नहीं आ पा रहा। देखिए बेटा, आप ध्यान से देखें, हाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडेंडो प्रॉपर्टी। समझ आया। अभी हमने कौन कौन सी की, पहले सबसे पहले की थी हमने ये इन्वर्टेंडो, फिर अल्टरनेंडो, फिर कंपोनेंडो, फिर डिवाइडेंडो, उसके बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है उसका नाम है बेटा एडेंडो। ओके, एडेंडो प्रॉपर्टी, इसका मतलब अब हम ऐड करेंगे किसी भी चीज को, समझ आया, एडेंडो। तो इसका मतलब समझो आप, प्रॉपर्टी, सही है भाई। मान लो हमारे पास कुछ रेशियोज गिवन है, और रेशियो ऐसे गिवन है कि देखिए बेटा, A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू G अपॉन H, इस तरह से ये गिवन है, इक्वल टू ऐसे ही ये चलते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमें पता है कि इस वाले, इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम रेशियो की टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसे, A रेशियो B इज इक्वल टू जो होगा हमारा, या प्रोपोर्शन होगा, ये सारे कहाँ गए भाई, महक सृष्टि, अच्छा महक तो है, सृष्टि कहाँ है, स्वयं कहाँ है, सृष्टि एंड स्वयं कहाँ गए। चलिए, तो यहाँ पे आप बताओ क्या आएगा, C रेशियो D प्रोपोर्शन, E रेशियो F प्रोपोर्शन, G रेशियो H, ये सारे हमारे इस तरीके से लिखे हुए थे, तो हमने ऐसे लिख लिया बेटा ऊपर वाला, A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू G अपॉन H, और ये ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडेंडो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है बेटा, आप ध्यान दें, एडेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितने भी हमारे सारे के सारे, आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे सारे के सारे ये फर्स्ट टर्म यानी ऊपर वाले हैं, ये A C E G, ये सब के सब ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब A प्लस C प्लस E प्लस G प्लस एंड सो ऑन, जो भी आगे आने वाली टर्म्स की वजह से है। अब बताओ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले क्या हैं, B प्लस D प्लस F प्लस H प्लस एंड सो ऑन, ये हमारे सब के सब क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि क्या, कि ये किसी k के इक्वल होते हैं, किसी कांस्टेंट k के इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो है A अपॉन बी, C अपॉन D, E अपॉन F, ये भी सबके सब क्या होंगे, ये भी k के इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये सारे हैं भाई, कांस्टेंट k हो गया ये साला, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया कांस्टेंट हो गया k, ओके बेटा। चलिए बेटा, अब मुझे ये बताओ क्या, कि यहाँ पे k के इक्वल मेरा क्या है, A अपॉन बी भी है,
के इक्वल ए अपॉन बी भी है, के इक्वल सी अपॉन डी भी है, के इक्वल ई अपॉन एफ भी है, के इक्वल जी अपॉन एच भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबका सम जो है, इन सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? इन सबका सम मेरा के इक्वल। एक मिनट, एक बार ध्यान से देखें, उसके बाद ही कुछ करें। हाँ, इन सबका सम जो होगा बेटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, के इक्वल हो जाएगा, सही है। तो ये हमारा के इक्वल आएगा, सही है। तो अब मुझे ये बताएं, जब ये इतना आ गया तो a प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस एन सो ऑन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब ये है कि ये हमारे सेम रेशियो में ही आएंगे। तो इस रेशियो को a अपॉन बी को, c अपॉन डी को, e अपॉन एफ को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा ऐसे लिखा जा सकता है k इंटू बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। किसी को कोई इसमें दिक्कत हो तो बेटा पूछे मेरे से, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इस वाली प्रॉपर्टी में तो मुझसे पूछे। सबको समझ आ गया ये? देखिए चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ जी, देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या कि लेट अस सपोज आपके पास क्या है 1:2 प्रोपोर्शन 4 रेशियो क्या है हमारा 6, नहीं 4:6 नहीं कह रहे हैं हम। देखिए इसके लिए ये सही नहीं होगा नंबर्स के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं होगा। देखिए अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पे 1:2 प्रोपोर्शन 4 क्या 8 लिखा था, तो इस कंडीशन में तो ये प्रोपोर्शन जो है हमारा इक्वल आ रहा है, 1/2 इक्वल टू 4/8 जो है ये इक्वल ही है एक्चुअली। लेकिन अगर ये हमारे क्या होते, वेरिएबल्स होते, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सॉरी सी अपॉन डी कर सकते हैं हम। कब? जब a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d होता है, सही है। चलो बेटा, तो इसको अगर हमने k माना, मान लो इसको हमने k मान लिया, तो यहाँ पे जो लास्ट में हमने प्रॉपर्टी यूज की है, इसका मतलब क्या है? ये आई कहाँ से है पहले ये बताओ। ये जो आई है हमारी वो अल्टरनेंडो नहीं, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल से आई है, यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल हमने एक साथ लगाया है तब आई है। देखिए जब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर होते हैं तो हमने कहा ना कि जब हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसमें क्या था, a प्लस बी अपॉन क्या आया था बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये वाली हमारी एक प्रॉपर्टी आ गई थी, है ना। ये कौन सी है? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जब हमने देखा एक और प्रॉपर्टी आई हमारी ये वाली, थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें आप, तो इसमें हमने ऊपर वाले नंबर्स को ऐड किया है। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, वो आप देखिए। चलो मैं इसे बताता हूँ आपको डिटेल में। देखिए बेटा a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सॉरी सी अपॉन डी, c अपॉन डी इज इक्वल टू e अपॉन एफ इज इक्वल टू g अपॉन एच। ये सब हम लेके चले हैं, ठीक है। तो भाई मान लो हमारी आगे कोई टर्म नहीं है, बस यही है, इतने ही है। तो इसका मतलब ये के इक्वल हो गया, ओके। अब हमें वो वाली प्रॉपर्टी लानी है जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे, कौन सी? हमें ये लेके आना है, क्या, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस
एच इक्वल टू जो होता है वो के होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप देखें यहाँ पे जरा। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले वाले रेशियो को इस के इक्वल रख लेता हूँ तो ये क्या आता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब यहाँ से आया a इज इक्वल टू बी के। समझ आया? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ये वाले को के इक्वल रख लेता हूँ तो इसका मतलब c अपॉन डी इज इक्वल टू के। तो ये आएगा मेरा c इज इक्वल टू डी के। ओके, आगे आ जाओ। आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे जो आने वाला है वो E अपॉन एफ आने वाला है। तो E अपॉन एफ इज इक्वल टू भी हमारा K होगा। तो इससे हमारा क्या आएगा, E इज इक्वल टू एफ के। ठीक है बेटा, अब बचा लास्ट G अपॉन एच। तो G अपॉन एच हमारा K के इक्वल हुआ। तो अब मुझे ये बताओ ये क्या आएगा भाई, G इज इक्वल टू यहाँ से एच के आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। आगे आप बताओ, अगर मैं ये सारी टर्म्स को ऐड कर देता हूँ, किस किस को, ये सारे के सारे ऐड कर देता हूँ। कौन से, ए सी ई जी, इन सबको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए क्या आता है, ऑन एडिंग तो ये क्या बन जाता है बेटा, ए प्लस बी, बी है क्या, नहीं, ए प्लस सी, ये है हमारा ए प्लस सी। ए प्लस सी प्लस आगे क्या आएगा, सी के बाद ई है, आप देख सकते हैं ई प्लस जी, इन सबको ऐड कर दिया है। ओके, अब मुझे ये बताओ आगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड किया तो राइट हैंड साइड को भी ऐड करना पड़ेगा सभी की। तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, आप देखें बेटा, क्या क्या है, डी के आपस में ऐड होंगे, एफ के भी ऐड होगा, एच के भी ऐड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी को ऐड करो बेटा। तो सभी को ऐड करने पे क्या आया, देखिए ऐड करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये था हमारा बी डी एफ एच, बी के डी के प्लस एफ एच एफ के प्लस एच के, यही था ना। अब मुझे ये बता दो, अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है, क्या अलग मैथमेटिक्स दिखाया है इसमें, कुछ अलग मैथमेटिक्स यूज किया है, कुछ नहीं, सेम मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने कोई भी गलती नहीं की। अब देखो, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू, सब में से k कॉमन आ रहा है क्या, जब हम k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, यही बचेगा ना। तो अब बताओ, क्या हमारी वही प्रॉपर्टी आ गई जो हम लास्ट टाइम समझ रहे थे कि a प्लस सी प्लस ई प्लस जी जो होता है, अगर मैं इसका डिवाइड कर देता हूँ b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच में, तो ये k के इक्वल आता है। क्या मैं यही कह रहा था आपसे, और ये k क्या है, k क्या है बेटा, आप देख सकते हैं k हमारा इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, और इसके भी इक्वल है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ये रेशियो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये वाला, तो हम इसको k इज इक्वल टू ए अपॉन बी भी ले सकते हैं, या फिर k इज इक्वल टू हम c अपॉन डी भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी, इसको हमने क्या कहा था, एडेंडो प्रॉपर्टी, एडेंडो प्रॉपर्टी। उम्मीद है सभी के प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी बेटा, क्योंकि आप इसका प्रूफ देख चुके हैं। पहले तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते। अब मुझे ये बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें, किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें,
सार्थक यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। अजय यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन जवाब नहीं दे रहा। महक भी प्रेजेंट है, जो बच्ची हमेशा जवाब देती है, कोई जवाब नहीं दे रहा। सृष्टि भी हमेशा जवाब देती है, कम से कम बेचारी अंगूठा तो दिखाई देती है, लाइक तो कर ही देती है। सर जवाब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। तो सभी को ये सब समझ आ गया है, ठीक है बेटा। आगे इसमें जो प्रॉपर्टी है, अब मेरे को लग रहा है इसमें अब कोई प्रॉपर्टी नहीं बची। हाँ, एक और बची है। ये देखें बेटा, सब्ट्राहेंडो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। सब्ट्राहेंडो के नाम से ही हमें पता चल रहा है इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो अभी हमने ऐड किया था ना ऊपर वाली प्रॉपर्टी में, अभी जो एडेंडो प्रॉपर्टी देखी हमने, इसमें देखा ए सी और ई को सबको ऐड किया था। अब ऐड नहीं करना, अब यहाँ पे ए में से सी को घटाना है, फिर माइनस ई करना है, फिर ये सब, मतलब अब की बार हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारी सेम प्रॉपर्टी है, जैसे पहले आई थी वैसे ही ये वाली आएगी, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। आपका काम क्या बचा है अब, सारी प्रॉपर्टीज लगा के पहले तो एग्जाम्पल निपटाएं, यहाँ पे एग्जाम्पल करें, उसके बाद एक्सरसाइज जो है हमारी 1B, ये पूरी की पूरी सॉल्व करके देखनी है। अगर नहीं होता तो मुझसे पूछना है, ठीक है। नहीं होता तो मुझसे पूछना है कोई भी क्वेश्चन। वैसे मैं उम्मीद करूंगा आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे अगर आपने ढंग से प्रॉपर्टीज समझी हैं तो। ओके, तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। अगर नहीं होता तो वो मुझसे पूछे बेटा। फिर हम जो देखेंगे, अगर कोई बच्चा नहीं बताता कि सर हमें कोई प्रॉब्लम आई है, अगर नहीं बताता तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडिसेस पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट। यानी इसकी सेकंड यूनिट भी अब फिनिश हो चुकी है। बस एक्सरसाइज निपटाएं और प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेके आए, ठीक है बेटा। चलिए अब हम यहीं अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 9 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो गुड बाय, टाटा, सी यू। ओके बेटा, गुड बाय ऑल। अब हम मीटिंग ओवर करने जा रहे हैं।